हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स की, जो कि 16 जून को अभी हम लोगों की परीक्षाएं हुई थी, है ना। जिसमें फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में, दोनों ही सिटिंग में इतिहास की यूजीसी नेट की परीक्षा हुई। तो ये जून सेशन की हुई थी, जून 2023 की। तो अभी हम लोग इसके कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जून 2023 के कट ऑफ लिस्ट के बारे में, है ना, कट ऑफ लिस्ट के बारे में। तो कट ऑफ लिस्ट शुरू करने से पहले ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। आप इस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितनी ही प्रकार की इन्फॉर्मेशन या पीडीएफ्स होते हैं वो मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर करता हूं। उसके अलावा ये हमारा यूट्यूब का चैनल लिंक है। उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम के पहले मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे वो आप लोगों ने देखा होगा, और उसका निश्चित रूप से बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज मैं कोई क्लास या सेशन नहीं लेने वाला हूं। आज बस हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के कट ऑफ लिस्ट के बारे में। तो कट ऑफ लिस्ट जारी मतलब मेरे द्वारा जो मैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाला हूँ, उसमें क्या है कि ये 2-3 बातों पर आधारित है। पहला ये कि ये पिछले 5 साल के कट ऑफ के आधार पर आधारित होगा, प्लस जो भी क्वेश्चंस आए या जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा हमें सूचनाएं मिली कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, उनका स्तर क्या था, है ना, मॉडरेट था, इजी था, हाई था, फर्स्ट सीटिंग में ज़्यादा हार्ड था कि सेकंड सीटिंग में ज़्यादा हार्ड था। तो उन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, तो और उसके अलावा कंप्लीट तो एकदम सटीक रणनीति, सटीक कट ऑफ की जानकारी तो जब एनटीए द्वारा आंसर की जारी की जाएगी, तो उसमें जो तमाम शीट्स डाउनलोड करते हैं, है ना, तमाम शीट्स जो एनटीए के द्वारा फिर से शो कराई जाती है, तो उसके बाद हम लोग सही रूप से अपने कट ऑफ को बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत सारे जितने भी हमें सवाल हम तक पहुँचे हैं या और भी यूट्यूब चैनल्स के पास सवाल पहुँचे हैं, वो तो विद्यार्थी द्वारा ही बताए गए हैं। अब विद्यार्थी पूरे पेपर 2 के 100 सवाल तो नहीं बता पाएंगे, या 150 पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के 150 सवाल तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड सवाल होते हैं। विद्यार्थी के दिमाग में जितना सवाल रहता है, कुछ 4-5 सवाल इधर से, 4-5 सवाल इधर से, मिला के जुला करके 30-40 सवाल ही अमूमन देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैक्सिमम लेवल पे कोशिश किया जाता है। अधिकतर यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि कराते हैं कि कितने सवाल सही हुए, गलत हुए, है ना। खैर, मैं वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 5 साल के कट ऑफ के बारे में। ये देखिए, ये एनटीए यूजीसी नेट के पिछले 5 साल के कट ऑफ है ना। जैसा कि हम लोग 19 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 19 में जनरल का गया था 186, ये मार्क्स गया था। ठीक है ना, ये मार्क्स गया था। ठीक है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 164.1 गया था। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 176.01, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 144 गया था। उसके बाद बात करें ओबीसी एनसीएल की, तो 174 गया था जेआरएफ के लिए, और 150 गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद एससी में गया था 162 जेआरएफ के लिए, और 140.01 ये गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एसटी के लिए गया था 162, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 140.01। ठीक है, उसके बाद बात करें दिसंबर 2019 की, तो दिसंबर 2019 में जेआरएफ के लिए गया था मार्क्स 188.01, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 165.99, है ना, 99। उसके बाद फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ के लिए गया था 182.0.1, और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें गया था 152.0.1। ठीक है, सॉरी, 0.01। उसके बाद ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी का दिसंबर 2019 में कट ऑफ गया था 177.99, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 153.99। ठीक है, उसके बाद एससी का कट ऑफ गया था 170.01, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 144, और एसटी के लिए गया था 168, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 141.99। ठीक है, अब आते हैं जून 2020 में। यहाँ जेआरएफ के लिए गया था 180। ठीक है, ये मार्क्स है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 162। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में गया था 174, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 150।
ठीक है। उसके बाद फिर ओबीसी एनसीएल के लिए जो मार्क्स गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो गया था 170, और जून 2020 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी एनसीएल का गया था 147। उसके बाद एससी का गया था 158.01, ठीक है, जीआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 138। उसके अलावा एसटी के लिए गया था 158.01 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 134.01, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात हम लोग करते दिसंबर 2020 की, तो दिसंबर 2020 आने के बाद अब मार्क्स पे नहीं बल्कि अधिक शिफ्टों में परीक्षा होने की वजह से अब जो रिज़ल्ट आता था वो परसेंटाइल में आने लगा था, ठीक है ना। ये इतना तक क्या था, मार्क्स बेस्ड था, ठीक है ना। तो मार्क्स पता चलते थे लोगों के यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2020 से क्या हो गया कि पेपर अधिक शिफ्टों में होने की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से परसेंटाइल में आने लगा, ठीक है ना। तो दिसंबर 2020 का जो परसेंटाइल गया था वो गया था 99.65, ठीक है, जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 98.27, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 99.14 गया था और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 94.97 गया था। ओबीसी के लिए बात करें तो 98.65 परसेंटाइल गया था जीआरएफ के लिए, और ओबीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 94.59, ठीक है। एससी के लिए गया था जीआरएफ के लिए 97.47 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 89.12, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए गया था 95.76, ठीक है, और 95.76 ये असिस्टेंट जीआरएफ के लिए था, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 85.75, ठीक है। उसके बाद बात करें जून 2022 की, तो इसमें भी परसेंटाइल ही हुआ था। तो अनरिजर्व का 99.51 गया था जीआरएफ का, और 98.21 गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जीआरएफ के लिए गया था 98.88, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 95.08, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो इसमें गया था 98.66 जीआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 93.96। एससी की बात करें तो 96.39 गया था, ठीक है, और जीआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 87.61, ठीक है। वहीं बात करें एसटी की तो जीआरएफ के लिए गया था 95.91 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 85.94, ठीक है। और दिसंबर 2022 जो कि अभी पिछले बार लास्ट परीक्षा जो हुई थी, तो उसका 99.72 अनरिजर्व का जीआरएफ गया था, और 97.78 ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 99.44 यानी 44 गया था जीआरएफ के लिए, और 94.22 गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो जीआरएफ के लिए गया था 99.28 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 93.31, ठीक है ना। उसके बाद एससी के लिए गया था जीआरएफ के लिए 97.70 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था 87.43, और एसटी के लिए आखिर में 96.67 जीआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 84.11 गया था, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो सकता है कि मेरे बोलने और वाचन में कुछ अशुद्धियाँ हुई हों, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये पूरे 5 साल के बाद अब हम लोग बात करेंगे अपने कट ऑफ के बारे में, जो कि इस साल के बारे में बात होगी, है ना। जून 2023 के बारे में बात होगी। हम लोग बात करेंगे कि इस साल जून 2023 का जो कट ऑफ जाएगा वो जीआरएफ के लिए क्या जाएगा, ठीक है, और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये भी एक से अधिक शिफ्ट में इसकी परीक्षा हुई है, तो इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो परसेंटाइल में ही आएगा, ठीक है। किस में आएगा? परसेंटाइल में आएगा। तो शुरू करते हैं। अनरिजर्व्ड का कितना जाएगा? तो अनरिजर्व्ड का अगर बात करें जीआरएफ के लिए तो ये जाएगा 60 से 62%। यदि आपके स्कोर 60 से 62% तक हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और बात करें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 55 से 58%, 55 से 58%, ठीक है। इसके बीच में अगर आपका आएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे इस बार के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के जीआरएफ के लिए 59 से 61%, ठीक है,
59 से 61%, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 52 से 56%, ठीक है ना, 52 से 56%। यदि आपको इतने आ रहे हैं ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जेआरएफ के लिए 56 से 59%, 56 से 59% अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और 52 से 55 के बीच आ रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, 52 से 56, ठीक है। बात करें एससी की तो एससी में जेआरएफ के लिए 55 से 59% है, 59 है ना, 59, तो आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे जेआरएफ के लिए। और अगर आपका 51 से 54% है, 51 से 54% के बीच है तो आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करें एसटी के जेआरएफ के लिए तो अगर आप 54 से 57% तक स्कोर कर रहे हैं, 54 से 57% तक, तो आप सेफ जोन में हैं जेआरएफ के लिए। और यदि आप 50 से 53% स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 50 से 53%, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया है, चूँकि हमारे पास अभी शीट्स नहीं आई हैं, ठीक है ना, जो कि आंसर की के द्वारा एनटीए द्वारा जो जारी की जाती है, साथ में आंसर की जारी की जाती है, तो उस टाइम आपके पास शीट्स आ जाती हैं, आप लॉगिन करके अपने शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब शीट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि आपके कितने % सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी यूट्यूब चैनल चाहे कितना भी बता दे कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, अभी किसी के पास भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ना ही अभी किसी ने भी शीट्स देखी हैं सिवाय स्टूडेंट के, ठीक है। जिसने एग्ज़ाम दिया है जाहिर सी बात है उसी ने बेहतर ढंग से देखा होगा, और उसमें भी जो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट ने सेकंड शिफ्ट का नहीं देखा होगा, सेकंड शिफ्ट वाले ने फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखा होगा। तो ये एक मोटा मोटा आकलन है कि अगर आप आपको लगता है कि आपने इतना स्कोर किया है तो आप अपने कैटेगरी में अगर आपने अपने कैटेगरी में इतना स्कोर किया है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया है, अगर कुछ स्कोर 1-2% ऊपर नीचे हो रहे हैं तो भी मान के चलिए कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। 1-2 क्या, मैं तो 3% भी कहता हूं कि अगर मैंने जो अभी ये कट ऑफ बताई है, इस कट ऑफ से अगर आप 3% भी पीछे हैं, यहाँ अगर मान लीजिए 60 से 62 है तो अगर आप इसे 58 से 61 लिख लें, है ना, और सब में अगर 3-3% भी पीछे चले जाएं तो भी उम्मीद रखिएगा कि आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये मैं जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक अनुमान के आधार पे बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस को मैंने सुना है स्टूडेंट के माध्यम से, है ना, उसके स्तर को सुना है, उसके अलावा लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस किया है, तो उस आधार पे ये कट ऑफ को मैंने निकाला है। तो निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं कि इतना जो मैंने बताया यही होगा, लेकिन हाँ इतना तय है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आपके इतने स्कोर हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों के 3% अगर आप घटा के कम करके भी मान के चलें तो आपका रिजल्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ही कम है, 50% हो रहा है, अपनी कैटेगरी में जनरल से हैं आपने 50% स्कोर किया है, ईडब्ल्यूएस से हैं 50% स्कोर किया है, ओबीसी हैं 50% से भी कम स्कोर किया है, तो यहाँ पर बात थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है, विचारणीय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो चूँकि आपको पहले से ही पता है कि अब मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा, तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप लोग देख लें कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है, अच्छी बात है। तो फिर भी आपके पास अभी से अगर आप देखें, है ना, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, रिज़ल्ट आते आते तक जुलाई हो जाएगा, है ना, जुलाई हो जाएगा। तो जुलाई से अगर आप सही से पकड़ें तो जुलाई से दिसंबर आपके पास कंप्लीट 6 मंथ हैं। कितने मंथ हैं? 6 मंथ हैं। आपके पास एक पर्याप्त मौका है अपनी एक तैयारी को सुदृढ़ व्यवस्था के तहत करने का, ठीक है। 6 महीने हैं, अगर आपके % उतने नहीं आ रहे हैं, या आपका पेपर ख़राब गया है, या किसी वजह से आपने परीक्षा नहीं दी है, ठीक है। देखिए, इस चैनल से जुड़ने का एकमात्र मकसद मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि हमारे पास वैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास आज के समय में टाइम कम है ना, उनके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिसके पास टाइम है तो मोटी मोटी किताबें हैं, एंशिएंट के लिए कम से कम 2 बुक हैं, प्राचीन भारत के लिए प्राचीन भारत के लिए 2 बुक हैं, मध्यकालीन भारत के लिए 2 बुक हैं, आधुनिक भारत के लिए 2 बुक हैं। तो इतने सारे टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। या और भी बहुत सारी परेशानी है। कुछ लोग ऐसे होते होंगे, जैसे इसी बार का अटेम्प्ट अगर आप जून 2023 का ही ले लें तो
देखिए तैयारी कभी किसी की पूरी नहीं होती है, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते ही आपका रिजल्ट होता है। तो अगर जून 2023 का ही ले लें तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बार बार अटेम्प्ट देते हैं लेकिन किसी कमी की वजह से उनका रिजल्ट नहीं होता होगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिनकी तैयारी मतलब इतने कम समय में पूरी नहीं कर पाते होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जॉब में होंगे या इधर उधर काम करते होंगे और भी चीज़ों की तैयारी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो उनके पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता होगा, और जिस वजह से टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से या उनके पास कम टाइम रहने की वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, तो अपने पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगातार मैं कमेंट्स भी देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो बेचारे जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक लिमिटेड ही टाइम बचता है। ठीक है, किसी के पास 2 घंटे का समय बचता है, तो किन्हीं के पास 4 घंटे का समय बचता है। ठीक है, अब आप ही बताइए कि 2 घंटे और 4 घंटे के समय बचने के बाद वो कहाँ से उपेंद्र सिंह और पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ेंगे। ठीक है, उपेंद्र सिंह पढ़ना या पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ना ये कोई मामूली चीज़ तो है नहीं कि आप आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब इतनी मोटी किताबें हैं और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बुक हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आपके निश्चित रूप से आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप बिल्कुल पढ़ें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुक ना पढ़ें। लेकिन अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं जो अभी अपेयरिंग में ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम है वो नहीं करें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास समय कम है, जो जॉब में हैं या जिनके पास पढ़ने का समय कम बचता है ना, या जिनकी तैयारी अधूरी है, या जो बार बार देते हैं किन्हीं कारण वजह से उन्हें मिसगाइड की वजह से नहीं हो पा रहा हो, तो उन लोगों के लिए बिंदास हिस्ट्री की तरफ से, है ना, बिंदास हिस्ट्री चैनल की तरफ से, क्योंकि आप लोगों का प्यार लगातार चैनल को मिल रहा है, आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, है ना, सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिंदास हिस्ट्री आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 6 मंथ के लिए एक तैयारी कराएंगे, जिसमें आपके तैयारी का निश्चित रूप से सफलता का परिणाम मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि तमाम प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, तमाम प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चैनल के माध्यम से ही। दूसरा क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक पर तमाम प्रकार के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, जो क्लास होगा उस क्लास का प्रीवियस ईयर का भी पीवाईक्यू भी नोट्स होंगे। ठीक है, पीवाईक्यू नोट्स भी होंगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम लोग एक अलग तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें वैसे विद्यार्थी जिनके पास समय नहीं है या इतनी मोटी मोटी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत के लिए 2 बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उपेंद्र सिंह, है ना, उपेंद्र सिंह और केसी श्रीवास्तव, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बुक है ना, ये प्राचीन भारत के लिए। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा। ठीक है, और आधुनिक के लिए सतीश चंद्रा और एस सी वर्मा। ठीक है, और आधुनिक के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम, और एक परीक्षा वाणी की भी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक आती है। ठीक है, परीक्षा वाणी और भी आती है, अच्छी अच्छी बुक रहती है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जिनके पास समय कम है या और लोग जितने लोग परेशान रहते हैं क्या पढूं क्या ना पढूं, बहुत सारे लोग तो बुक में ही खोए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बिंदास हिस्ट्री लेकर के आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास, है ना। उसके लिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग कि उपेंद्र सिंह के बुक के यूनिट वाइज, यानी 10 चैप्टर 12 चैप्टर जो हैं वो, और केसी श्रीवास्तव बुक यानी प्राचीन भारत के, ये इन दोनों किताब के मिले जुले हुए क्रक्स को नोट्स के रूप में हम लोग प्रोवाइड कराने जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिलेंगे। अगर आपने इन दोनों बुकों को नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लेंगे, तो इस नोट्स ही आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस उपेंद्र सिंह की किताब से और केसी श्रीवास्तव सर की किताब से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें कवर किया जाएगा और आसानी से आपके पास एक अच्छा नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह
उसी तरह सतीश चंद्रा की बात करें तो सतीश चंद्रा के 2 बुक आते हैं दोनों वॉल्यूम में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और एस.सी. वर्मा के भी जो 2 बुक आते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, ये दोनों बुक ही अपने आप में बहुत मोटी हैं। आप लोग इसके पिक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने बुक लिस्ट पे भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी जा करके देखें, आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों बुक के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि सतीश चंद्रा के दोनों बुक और हरीश चंद्र वर्मा के भी दोनों बुक से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके तमाम क्रक्स निकाल के उनको अलग से नोट्स बनने वाले हैं या मिलने वाले हैं आप लोगों को। और आधुनिक भारत के लिए परीक्षा वाणी और स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इन दोनों बुक के क्रक्स, है ना, पूरा अर्क निकाल करके कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स, है ना, कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे। आप इसे नोट्स कह दें, बुक कह दें, चाहे जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन ये अगर आप इतने सारे बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको सिर्फ इसी 1 बुक को पढ़ लेना होगा, ठीक है। सिर्फ इसी को बार बार पढ़ना है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवीजन करना है। आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो मैं ऑथेंटिक बुक्स की प्रोवाइड कराऊंगा, अपने मन से या सुनी सुनाई गई बात या ऐसी लोकल किसी किताब से नहीं कराऊंगा। ऑथेंटिक किताब के नोट्स होंगे आपके पास, ठीक है ना, ऑथेंटिक, वो भी एक नहीं 2-2। यानी कि अगर कुछ चीज़ उपेंद्र सिंह में छूट जाएगा तो वो केसी श्रीवास्तव से पूरा हो जाएगा, केसी श्रीवास्तव से कोई चीज़ छूटा होगा तो वो उपेंद्र सिंह से पूरा हो जाएगा। दोनों चीज़ का मिला हुआ ही क्रक्स होगा। अगर मैं मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नोट्स अगर या मौर्य गुप्ता ही पढ़ा रहा हूँ, तो मौर्य का जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उपेंद्र सिंह में है वो सारी बातें तो रहेंगी, साथ में मौर्य का ही केसी श्रीवास्तव में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और उसमें अगर इसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे हैं, तो सतीश चंद्रा में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना क्रक्स होगा उसके साथ ही साथ एस.सी. वर्मा में भी जितना अलाउद्दीन खिलजी का क्रक्स होगा, उन दोनों का ही समावेश करके एक नोट्स बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह दोनों बुक को मिला हर एक यूनिट के लिए, प्राचीन के लिए, मध्यकालीन के लिए और आधुनिक के लिए, तीनों के लिए दोनों 2-2 बुकों का मैंने चयन किया है। और इन दोनों से मिला करके ही आपको एक अच्छी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आपके पास समय कम है और आप इन सब बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ ये बुक पढ़ लेने मात्र से ही आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, अपनी कामयाबी में 4 चांद लगा सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल पे बने रहना है ना, और सब्सक्राइब करते रहना है। बिंदास हिस्ट्री को करते रहना नहीं, अगर आपने एक बार कर दिया है तो काफ़ी है ना, और लोगों तक सब्सक्राइब करना है, चैनल को प्रमोट करना है। क्योंकि हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी अपनी यूट्यूब की फैमिली छोटी है, लेकिन यदि आप लोग चाहेंगे तो ये यूट्यूब की फैमिली बहुत जल्द ही बड़ी होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं और इस चैनल को देखते हैं और तुरंत ही स्किप कर जाते हैं, क्योंकि अपने पास सब्सक्राइबर की कमी है ना, लोग कम हैं। तो चूँकि साइकोलॉजी है, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि लोगों की साइकोलॉजी है कि भाई इनके पास सब्सक्राइबर कम है तो निश्चित रूप से इनके कंटेंट अच्छे नहीं होंगे, तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपना सब्र दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब्सक्राइब करें बिंदास हिस्ट्री को। और उसके अलावा ये जो भी अभी मैंने आपको ये झलक दिखाई है, तो ये बस ऐसे ही एक झलक आपको बता दिया। चूँकि अभी हम लोगों ने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था, तो बहुत सारे लोग अभी हताश भी होंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, पेपर हार्ड था। तो निश्चित रूप से अभी आपके पास 6 मंथ है, ठीक है। इसके ऊपर एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, है ना। बिंदास हिस्ट्री आपके लिए PYQ कैसे लेकर के आएगी, PDF नोट्स कैसे लेके आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स कैसे लेके आएगी, और इन तीनों का बुकों का, इन तीनों सेक्शन का जो मैंने हिस्ट्री नोट्स के लिए बोला है उसके लिए क्या करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों का के लिए एक अलग से भी वीडियो मैं बहुत जल्द ही बनाऊंगा, है ना, ठीक है। ये बस मैंने आप लोगों को एक झलक दे दी है कि जो मैंने अभी अपने पोस्ट में पोस्ट किया था यूट्यूब चैनल के पोस्ट पे कि बहुत जल्द बिंदास हिस्ट्री आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। तो यही वो नया है, लेकिन इसको और भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल कट ऑफ की वीडियो है, इसे ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।